हेलो, वेलकम टू फार्मा एड। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, मैं अभी डायरेक्टिक्स पढ़ा रही हूँ। डायरेक्टिक्स में अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस थे उनको डिस्कस किया। थायराइड डायरेक्टिक्स डिस्कस कर लिया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स डिस्कस कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दैट इज़ द लूप डायरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स को हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, हाई सीलिंग डायरेटिक्स। ओके, अब सबसे पहले बात आती है, इनको हाई सीलिंग डायरेटिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर वेरी मच इफेक्टिव अमोंग अदर डायरेटिक्स। बिकॉज these diuretics are much more effective than other diuretics like thiazide, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स। इन सब के कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो है हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डायरेटिक्स मानी जाती है, राइट? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ओके, अब इनका साइट ऑफ एक्शन क्या है? मेन साइट ऑफ एक्शन थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मतलब क्या? अगर ये हमारी नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन का ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है वो थिन पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाले पार्ट को। इससे ऊपर जो मोटा पार्ट है इसको हम बोलते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, सो जो हमारी हाई सीलिंग डायरेटिक्स हैं, जो लूप डायरेटिक्स, इनके नाम में ही पता है कि लूप यानी कि इस लूप पे ही काम करती हैं, राइट? और उसमें भी किसमें? थिन असेंडिंग पे नहीं, थिक असेंडिंग लूप पे हेनले। क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि लूप डायरेटिक्स एक्ट ऑन थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले या थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो दे मेजरली एक्ट ऑन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, राइट? अपर पोर्शन लूप ऑफ हेनले का अपर पोर्शन जो है हमारा, उस पर काम करती है, राइट? अब बात यह है किस तरीके से काम कर रही हैं। अगर हम बात करें ये किस तरीके से काम करती हैं, तो आपने देखा जब मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, रीनल फिजियोलॉजी में, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन हालांकि 65% पीसीटी में होता है, लेकिन सोडियम का सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन जो है थिक असेंडिंग लूप में होता है। और ये रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मेडुला में, ठीक है, ये मेडुला जिसमें ये आपकी नेफ्रॉन प्रेजेंट है, इस मेडुला में ये सारा, उस मेडुला में ये सारा सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम, ये सारा इसमें रीएब्जॉर्ब होता है। यानी कि मेडुला की जो सेल्स हैं उसमें सारे के सारे ये जो आयंस हैं ये रीएब्जॉर्ब होते हैं, राइट? अब यहाँ पे एक और फिनोमेना मैं समझाती हूँ कि जो आपकी पीसीटी, जो आपकी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट अगर हम डीसीटी का लें और ये वाला पार्ट अगर हम कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि वाटर हमेशा किसको फॉलो करता है? सोडियम को, या जितने भी आयंस रहेंगे सबसे ज़्यादा वाटर हमेशा वहाँ फॉलो होता है जहाँ आयंस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ की जो मेडुला थी ये क्या हो गई, इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई,
ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। इस मेडुला के में, ये नेफ्रॉन के बाहर इतना जो पोर्शन है जिसको मेडुला का पोर्शन बोल रहे हैं, मेडुला में ही हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, यानी कि आयंस का कंसंट्रेशन इस जगह पे इंक्रीज हो गया। अब हमें पता है कि वाटर हमेशा आयंस को फॉलो करता है, सोडियम को फॉलो करता है। जैसे ही जो हमारा फिल्ट्रेट है ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है उस समय, वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हमारा फिल्ट्रेट होता है वो हाइपोऑस्मोलर होता है। फिल्ट्रेट या जो भी हम आप बोल सकते हैं, जो भी यूरिन कलेक्ट हुआ, हाइपोऑस्मोलर होता है। हाइपोऑस्मोलर का मतलब क्या है कि इस फिल्ट्रेट में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन मेडुला में ज़्यादा हुआ है। यहाँ वाटर ज़्यादा होगा कलेक्टिंग डक्ट में और यहाँ पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है। तो अब क्या होगा कि वाटर हमेशा किसको फॉलो करता है, सोडियम को या आयंस को। तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर है ना वो इस मेडुला में जाने लगता है ताकि यहाँ के कंसंट्रेशन को वो मेंटेन कर पाए। जो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज्ड हुई है इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से जो वाटर है कलेक्टिंग डक्ट से सिक्रीट होने लगता है, जिसी को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, कि ट्यूब्यूल से ही सिक्रीट हो रहा है, राइट। तो ट्यूब्यूल से जो वाटर है आपका, ठीक है, वो इस मेडुला में आने लगता है और इस मेडुला के अंदर का जो भी आप ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं वो मेंटेन होने लगती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड ना हो जाए, राइट, क्योंकि सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर ऑस्मोलर होने की वजह से डेड हो जाएंगे, ठीक है, लिसिस हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये मेन रीज़न है कि अब यहाँ पे फिल्ट्रेट जो आ रहा था उससे वाटर का सिक्रेशन हो गया, यानी कि अब जो फिल्ट्रेट गया यूरिन में उसमें वाटर का अमाउंट कम गया और वाटर जो है यहाँ पे सिक्रीट हो गया, राइट, यानी कि वाटर का जो सिक्रीशन होने की वजह से वाटर की क्वांटिटी यहाँ से कम हो गई, राइट। और हमारा जो इसीलिए जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड भी होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द हम कैसा वाटर इनटेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर का लॉस हुआ है, लेकिन हमें क्या करवाना है कि ओडिमा की कंडीशन को ट्रीट करना है और वाटर का जो एक्यूमुलेशन है उसको कम करना है, यानी कि बॉडी से यूरिन के थ्रू वाटर को एक्सक्रिएट करवाना है, राइट। तो अब हम बेसिकली किस फिनोमेना पे काम करते हैं कि जो लूप डायरेटिक्स है ना वो इस चैनल को ब्लॉक करती हैं। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का जो चैनल है, मैं भी एक्सपैंड करके बताऊंगी, इस चैनल को ब्लॉक कर देंगी और ये जो रीएब्जॉर्प्शन होना है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का इस मेडुला में, रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा और ये आयंस इस रीएब्जॉर्प्शन की जगह पे वापस से यूरिन में या फिल्ट्रेट में एंटर करके या डीसीटी के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं सोडियम को तो इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ सोडियम ही एब्जॉर्ब होता है, खासकर डीसीटी से बहुत कम होता है। तो ज़्यादातर जो सोडियम का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है, और अगर हम इसी को ब्लॉक कर देंगे तो बॉडी में सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत कम हो जाएगा, राइट, बहुत कम रीएब्जॉर्ब होगा, डीसीटी से बहुत कम रीएब्जॉर्ब होता है। तो अब ये जो सोडियम है ये ब्लॉक हो गया, जितने भी आयंस हैं ये ब्लॉक हो गए, तो जब यहाँ पे ये ब्लॉकेज हो जाएगा तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है ना मेडुला की वो डिक्रीज नहीं या हाइपर ऑस्मोलैरिटी नहीं होगी, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आयंस जो हैं वो फिल्ट्रेट के थ्रू बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी मेडुला की नॉर्मल रहेगी। तो उस कंडीशन जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी तो वाटर भी जो है वो चुपचाप बिना इधर एंटर किए इस कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चला जाएगा, समझे। मतलब कि सोडियम ही बेसिकली क्या करवा रहा है, वाटर का एक्सक्रिएशन करवा रहा है, राइट। अगर यहाँ पे सोडियम सिक्रीट हो रहा था, रीअब्जॉर्ब हो रहा था, तो यहाँ से वाटर सिक्रीट हो रहा था, ताकि इट मीन्स कि वाटर का कंसंट्रेशन जो है या वाटर का जो अमाउंट है वो फिल्ट्रेट में कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम अगर यहाँ पे चैनल को ब्लॉक कर देंगे, सोडियम वापस से फिल्ट्रेट में एंटर कर जाएगा, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, आप बोल सकते हैं कि मेंटेन हो जाएगी, जिसके से वाटर भी अपना
पाथवे के थ्रू, यूरिन के थ्रू या कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर चला जाएगा, राइट। तो यही बेसिक मैकेनिज्म है हमारी लूप डायरेटिक्स का। मैं एक बार और इसको मैकेनिज्म को क्लियर कर देती हूँ, राइट। इसीलिए हमारी जो लूप डायरेटिक्स, मैंने जब रीनल फिजियोलॉजी बताया था तो मैंने बताया था कि ये थिक पार्ट है जहाँ पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद डीसीटी में बहुत मिनिमम सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ना के बराबर, राइट। सो साइट ऑफ एक्शन मैकेनिज्म, ओके, सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ये क्या है हमारी ट्यूबुलर सेल, ट्यूबुलर सेल। ये है हमारा इंटरस्टिशियम, ये क्या है हमारा ल्यूमेन, ठीक है। अब इस ल्यूमेन से सोडियम, अभी मैं जनरल मैकेनिज्म बता रही हूँ, उसी को एक्सपैंड करके, इस ल्यूमेन से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस कहाँ आते हैं, ट्यूबुलर सेल में, राइट। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपका होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, राइट। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू जो सोडियम और पोटेशियम है वो इस इंटरस्टिशियम मेडुला में रीएब्जॉर्ब होता है और जो क्लोराइड है वो क्लोराइड चैनल के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटरस्टिशियम मेडुला में, राइट। तो यानी कि जो क्लोराइड है, सोडियम है, पोटेशियम, ये तीनों ही हमारे मेडुला में रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसके बाद से फिर जो है वो ब्लड में अपना दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। अब हमारे जो डायूरेटिक्स हैं बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारा मैंने ब्लड कैपिलरी बनाई है। डायूरेटिक्स बेसिकली इस चैनल को ब्लॉक करते हैं, जो को ट्रांसपोर्टर है, ये हमारा है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये को ट्रांसपोर्टर है जो इन तीनों आयंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ट्यूबुलर सेल से। ट्यूबुलर सेल के बाद फिर ये अपने अपने पंप के थ्रू इंटरस्टिशियम में जा रहे हैं, राइट। तो हमारी जो लूप डायोटिक्स हैं ये इस को ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। लूप डायोटिक्स ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स, राइट। तो जब ये ट्रांसपोर्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो ब्लॉकिंग of sodium, potassium and chloride channels decrease the reabsorption of ions in medulla and decrease the secretion of water from collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट से फिर जो सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है वो फिल्ट्रेट के थ्रू बाहर चला जाएगा, राइट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ आवर लूप डायोटिक्स। अब इससे अब आप ध्यान से देखें तो जो भी हमारे आयंस का लॉस होगा उससे रिलेटेड डिजीज होंगी। अगर यहाँ पे सोडियम का लॉस हो रहा है और सोडियम इसके बाद रीएब्जॉर्ब कहीं नहीं होता है, मिनिमम अगर रीएब्जॉर्ब होगा तो इससे हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कि डिक्रीज्ड सोडियम इन बॉडी, ठीक है।
पोटेशियम का लॉस हो रहा है तो हाइपोकैलीमिया, ठीक है। उसके बाद अगर एक और कंडीशन यहाँ पे कि कैल्शियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया की भी कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाती है। मैग्नीशियम का लॉस होता है तो हाइपोमैग्नीशिया की भी कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो जितने भी आयन्स हैं उन सबका लॉस हो रहा होता है यहाँ पे, तो उनसे रिलेटेड जो है वो एडवर्स इफेक्ट जो है जनरेट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं इसके। जाहिर सी बात है मोर इफेक्टिव डायरेटिक है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो लूप डायरेटिक्स हैं दे आर मोर इफेक्टिव, ओके। ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती हैं और वाटर के एक्सक्रिएशन को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन डायरेटिक्स कौन सी हैं, तो थायाजाइड डायरेटिक्स मानी जाती हैं, ठीक है। ये मैं पहले के लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ, राइट। तो यूजेस से हम बात करते हैं, क्या क्या यूजेस हैं। मैंने बताया था किसमें यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे तरीके के एडिमा हैं, लाइक सेरिब्रल एडिमा, इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है, राइट। इसके अलावा ये आपका यूज़ होता है पल्मोनरी एडिमा में, राइट। पल्मोनरी एडिमा में इसका एक और मैकेनिज्म है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। तो हार्ट में वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखिए, और इसमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं मैंने बताया था, फ्यूरोजामाइड, ब्यूमेटामाइड, टॉर्सामाइड, राइट। तो डायूरेटिक्स, पल्मोनरी एडिमा में यूज़ किया जाता है। कैसे, बिकॉज जितनी भी हमारी ये डायूरेटिक्स हैं, बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल हम फ्यूरोजामाइड का भी लेते हैं। डायूरेटिक्स क्या करती हैं, इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज वैसोडाइलेशन इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन होने लगता है। ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग बढ़ती है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फिलिंग, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड की फिलिंग है वो डिक्रीज होती है, बढ़ती नहीं है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी एडिमा है उसमें क्विक रिलीफ मिलता है, क्विक रिलीफ इन पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। इसके अलावा और भी हाइपरटेंशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, जितनी भी डिजीज़ हैं जिसमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है उन सब डिजीज़ में हमारी डायरेटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, राइट। इसके अलावा अब अगर हम बात करके इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो एडवर्स इफेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन जनरेट होती है। ये बेसिक जो है ये यूजेस हैं, सेरिब्रल एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन, इन सब कंडीशंस में हमारी जो डायरेटिक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। ड्रग्स मैंने पहले ही बता दी, ब्यूमेटामाइड, टॉर्सामाइड, फ्यूरोजामाइड, दीज आर द हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, पोटेशियम का लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है हाइपोकैलीमिया मतलब डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या कंडीशन जनरेट होंगी, कॉजेज वीकनेस, फैटिग, राइट। अरिथमिया की भी कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। ये सब कंडीशन जनरेट हो जाती है हाइपोकैलीमिया में। इसको ओवरकम करने के लिए क्या हम देते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट्स।
या पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स आर गिवन। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि सोडियम का डिप्लीशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसके बाद बॉडी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम का एक्सक्रिएशन हाई सीलिंग डायरेटिक्स करवा देती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया की भी कंडीशन जनरेट हो जाती है। हाइपोनेट्रीमिया, डिप्लीशन ऑफ सोडियम इन ब्लड, तो कभी कभी इन्फ्यूज़न भी देना पड़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, राइट। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, हाइपोमैग्नीशियमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, दीज आर द बेसिक एडवर्स इफेक्ट, राइट। एक और एडवर्स इफेक्ट जो है थोड़ा जनरेट होता है इसमें, जिसमें यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये जो ड्रग्स हैं लूप डायरेटिक्स, ये यूरिक एसिड के एक्सक्रिएशन को कम करती हैं, यानी कि यूरिन में यूरिक एसिड का जो एक्सक्रिएशन है वो कम हो जाएगा, और अगर यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन कम हो जाएगा तो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, और एक्यूमुलेशन अगर होता है यानी कि अगर वो बॉडी में रिटेन रह जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, पहली बात तो वो जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जा कर के एक्यूमुलेट हो जाएगा और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से गाउट की कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। एक आपका डिसऑर्डर है क्या, दैट इज़ द, उसको हम बोलते हैं बेसिकली हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। लूप डायरेटिक्स decrease excretion of uric acid in urine, which results in accumulation of uric acid crystals in joints, which results in gout formation. Okay, so this is about the diuretics. अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाऊँगी दैट इज़ कीमोथेरेपी कल हम शुरू करेंगे, राइट। फार्माकोलॉजी कीमोथेरेपी, इसमें हम सबसे पहले अमाइनो ग्लाइकोसाइड, सल्फोनामाइड्स, इन सब की कीमोथेरेपी कल से शुरू करेंगे। थैंक यू।